सिने प्रेमी दर्शकों, सिने प्रेमी विद्यार्थियों, आप सभी की अनुमति से आज का यह प्रेजेंटेशन सिनेमा और राजनीति में शुरू करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान में सिनेमा का इतिहास लगभग 110 साल पुराना है, 111 साल पुराना है। पहली फिल्म जो आई वो 1913 में आई, राजा हरिश्चंद्र। उसके पहले भी कुछ फिल्में बनी थी जिन्हें कुछ विदेशी निर्देशकों ने बनाया था भारत में रहते हुए, तो वो माना नहीं जाता है कि वह पहला सिनेमा है भारत का। राजा हरिश्चंद्र ने मेरे बैग में एक मैगजीन है, वो जरा दीजिएगा। राजा हरिश्चंद्र ने 1913 में दादा साहब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म बनाई। और यहां पर हमने जो तस्वीरें लगाई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि दादा साहब फाल्के की तस्वीर है और उस समय के अन्य जो है बाबूराव पटेकर की, अन्य लोगों की तस्वीर है जो पायनियर्स ऑफ सिनेमा हैं। आदिरसिर ईरानी का नाम आपने सुना होगा। आदिरसिर ईरानी वो दादा साहब फाल्के की ही कंटेम्पररी हैं जिन्होंने पुंडरीक नाम की फिल्म बनाई थी 1912 में, लेकिन वो पारसी थे, ईरान के थे, तो उन्हें माना नहीं जाता कि वो पहली फिल्म है। तो फाल्के साहब ये पायनियर्स हैं इंडियन सिनेमा के, अग्रदूत हैं इंडियन सिनेमा के, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडियन सिनेमा एक खास दौर में निकला और वह खास दौर था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। हम यहां चूंकि सिनेमा और राजनीति से बात शुरू कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी राजनीति जो हमारे देश के राजनेताओं ने, इस देश की जनता ने खास तौर पर की, वह थी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। 1857 से लेकर 1947, या और पीछे जाएं तो 1757 से लेकर 1947 तक हमने एक लड़ाई लड़ी। तो उस लड़ाई में भारत का सिनेमा कैसे योगदान दे रहा था, इसी विश्लेषण में सिनेमा और राजनीति का पहला अध्याय आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ये जो पायनियर्स थे, ये पायनियर्स 1905 से लेकर 1913 का जो दौर है वह स्वदेशी आंदोलन का दौर है। यानी राजा हरिश्चंद्र बनने के ठीक पहले भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। आपको मालूम होगा बंगाल का विभाजन हो चुका था और स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कलकत्ता से लगाकर दिल्ली तक जारी था। स्वदेशी आंदोलन की नेताओं से मिल रहे थे दादा साहब फाल्के और उनसे कह रहे थे कि प्लीज हम लोगों को फिल्में बनाने के लिए कुछ बजट दीजिए, कुछ प्रेरित करिए, कुछ कथानक दीजिए। तो लोग फिल्मों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जैसे आज भी फिल्मों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के जो है वो विदेश जाते हैं, खासतौर पर अमेरिका जाते हैं 1910 के आसपास, और वहां से सीख कर आते हैं कि कैसे फिल्म बनाई जाएगी, और कुछ अपनी जो भी जमा पूंजी थी वो लगा कर आते हैं और वो फिल्में बनाना शुरू करते हैं। उन्होंने लगभग 125 फिल्में बनाई अपने पूरे जीवन काल में। 1913 से लेकर 1940 के आसपास तक उन्होंने कुल 39 के आसपास तक कितनी फिल्में बनाई? 125 के आसपास फिल्में बनाई, लगभग 125 फिल्में बनाई। आपको जानकर आश्चर्य होगा उन फिल्मों के टाइटल क्या थे। 1940 के पहले भारत गुलाम था, ब्रिटिश शासन हमारे यहां चल रहा था, और एक के बाद एक आंदोलन आपको मालूम होगा। 1913 वही साल है जब गदर पार्टी लाला हरदयाल वहां स्थापित करते हैं, और 1911 में ठीक दिल्ली राजधानी बन चुकी है। और उसके बाद आपको मालूम है 1917 में चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा, असहयोग, उसके बाद सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन तक का दौर पूरा राष्ट्रीय आंदोलन में जारी है। और इसी के बीच दादा साहब फाल्के नाम के एक व्यक्ति हैं जो इन्हीं 20 सालों में कुल 125 के आसपास की फिल्में बना देते हैं। अब ये फिल्में जो हिंदुस्तान के जो थिएटर्स हैं जहां रिलीज हो रही हैं, उनमें किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही हैं, किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दे रही हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले इनकी फिल्मों के नाम जब मैं जरा आपके सामने रख दूं कि किन विषयों पर फिल्में बनाई इन्होंने, फाल्के साहब ने। फाल्के साहब फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाते हैं। फिल्में बनाई इन्होंने राजा हरिश्चंद्र जो पहली फिल्म है, भस्मासुर मोहिनी, सावित्री सत्यवान, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन, उर्वशी, बेड़ी बंधन, द्रौपदी स्वयंवर,
द्रौपदी स्वयंवर, राधा विलास, विराट, श्री कृष्ण तुला, अहिल्या, जरासंध वध, श्री कृष्ण लीला, गोवर्धन दाली, शिशुपाल वध, सीता हरण, बाल्मिक, राम जन्म, संत नामदेव, संत तुकाराम, गुरु दोराचार्य, अश्वत्थामा, मीर, ये सब फिल्मों के टाइटल हैं। ध्यान रखिएगा, अभी मैं इंटरप्रेट करूंगा कि कैसे इन फिल्मों ने राजनीति की। सीता वनवास, सीता तारा, महाशिवरात्रि, बकासुर वध, भक्त एकनाथ, जानकी स्वयंवर, भक्त प्रहलाद, सत्यभामा, हनुमान जन्म, भक्त सुदामा, सुदर्शन, परशुराम, नारद संहार, मालती माधव, सती मीराबाई, सती सरला, सती मीराबाई, संत कबीर, सेतु बंधन, इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जिनके नाम गिनाना बहुत मतलब समय लग सकता है। ये फिल्में ज्यादातर भारत की पौराणिक एवं शास्त्रीय कथाओं पर आधारित हैं, जो कथाएं भारत के लोग पहले से सुने हुए थे। भारत की जनता पहले जानती थी उन कथाओं को, क्योंकि श्रुति परंपरा में वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही थी। तो दादा साहब ने उन कथाओं को फिल्माना शुरू किया जिन कथाओं से भारतीय जनमानस पहले से परिचित था, पहली चीज। और उन कथानकों में आप देखिए, ये जितने मिथकी और पौराणिक कथाएं हैं, इन कथाओं की खास बात है कि इसमें नायक है, खलनायक है। रामायण और महाभारत की बहुत सारी कहानियों पर ये कथाएं आधारित हैं, और मालूम है कि उसमें एक नायक है और कोई ना कोई इशू है जो खलनायक के जरिए क्रिएट किया जा रहा है। देवता और राक्षस की संकल्पना है इसमें। और जैसे कि पता है, फिल्म के अंत में राक्षस का संहार होता है और देवता की विजय होती है। और यह भारत की मिथकी परंपरा से निकल कर आता है, उस महाभारत की उस परंपरा से निकल कर आता है जिसमें यह है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब जब जब धर्म की हानि होगी कोई न कोई इस पृथ्वी पर अस्तित्व लेगा। और यह वह दौर है जब अंग्रेज भारत को क्या कह रहे थे, अंग्रेज भारत को पिछड़ा करार दिए हुए थे। अब पॉलिटिक्स देखिए इसकी क्या है, दादा साहब फाल्के की पॉलिटिक्स। अंग्रेज यह कह रहे थे कि हिंदुस्तान का पूरा साहित्य यूरोप के एक अलमारी के ऊपरी हिस्से में बंद शास्त्रों किताबों के बराबर है। अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि इनको चल के हम सभ्य बनाएंगे क्योंकि ये लोग असभ्य हैं। व्हाइट्स मैन बर्डन, गोरे लोगों का बोझ है ये कि चल के इस एशिया अफ्रीका की तमाम सभ्यताओं को हम जरा सभ्य बनाएंगे। तो हमें एक एहसासे कमतरी से भर दिया गया था कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना तो हमारा इतिहास कुछ है, ना हमारी संस्कृति कुछ है, ना हमारे समाज में नायक हैं जो लड़ सकें ऐसे साम्राज्य से जिनके राज में सूरज नहीं डूबता है। इसका तात्पर्य यह था कि पूरे ग्लोब पर अंग्रेजी शासन हर देश हर महाद्वीप में है। इसका मतलब यही था कि उनके राज में सूरज नहीं डूबता। इसका मतलब यह था कि हम इतने कमतर हो चुके थे कि हम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे अंग्रेजों से लड़ने की। ऐसे दौर में जो हिंदी नवजागरण आपने सुना होगा, जो नवजागरण आंदोलन राजा राम मोहन राय से शुरू हुआ था, वह उस नवजागरण के यज्ञ में हिंदी सिनेमा ने भी 1913 से योगदान इस तरह देना शुरू कर दिया कि हमें पर्दे पर जब दिखता था अपना गौरवशाली अतीत, पर्दे पर जब दिखते थे हमारे नायक श्री कृष्ण राम और उनसे जुड़ी तमाम कहानियां जब दिखती थी, तो हमें गर्व होता था कि हम भी कुछ थे, हमारे यहां भी राक्षसों का संहार किया गया था। प्रेम हो सकता है। और 1936 से लेकर 1959 तक, 1959 में आती है फिल्म सुजाता। किसकी फिल्म है? बिमल रॉय की एक फिल्म आती है। यानी कि उच्च जाति और निम्न जाति में विवाह हो सकता है, यह बिमल राय 1959 के सुजाता नाम की फिल्म में दिखा पाते हैं, लेकिन 1936 में नहीं दिखा पाते हैं फ्रांज ऑस्टिन, क्योंकि उनको खतरा था, खुद थे जर्मनी के, उनको यह बात का खतरा था कि अगर ऐसी चीज दिखा दिए तो हो सकता है भारत की जनता स्वीकार ना करे, भारत के दर्शक स्वीकार ना करें। लेकिन उनकी शायद यह भूल थी, क्योंकि चंडीदास में यह चीज दिखाई जा चुकी थी। हालांकि चंडीदास में विवाह नहीं दिखाते, दोनों जो है पर्दे से एक साथ बाहर चले जाते हैं, ठीक है। यानी दे लिव्ड हैप्पीली एवर जो लिखा जाता है लास्ट में, द एंड के बाद, कि वो खुशी से साथ साथ रहने लगे।
तो अब बिफोर डिस्कसिंग सुजाता, अभी थोड़ी और 1947 के पहले की कुछ कहानी है। 1947 के पहले एक फिल्म आती है 1943 में, किस्मत। किस्मत फिल्म का एक गाना यहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स सुना होगा।